हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल। क्लास 9th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है ना बच्चों, अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है ना 10th क्लास के लिए भी, तो मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री के लिए। तो चलो समझते हैं। यहाँ पे महर्षि कनाद का जिक्र किया गया और उन्होंने कहा कि उन्होंने ना पहले के दाना देखा, मान के चलो कोई चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि अगर मैं उसके टुकड़े कर दूँ, छोटा टुकड़ा निकल के आएगा, फिर टुकड़े कर दूँ, फिर टुकड़े कर दूँ। वो चीज़ उन्होंने बैठ के उसके ऊपर मंथन किया, विचार किया और पता लगा कि अगर हम ऐसे ही टुकड़े करते चलें तो कभी ना कभी तो लास्ट स्टेज आएगी कि जब हम टुकड़े ना कर सकें। मतलब एक ऐसी इकाई जिसको हम हिंदी में कहते हैं यूनिट आएगी, जिसके हम क्या नहीं कर सकते हैं और टुकड़े नहीं कर सकते। और उस चीज़ के लिए उन्होंने एक वर्ड सजेस्ट किया जिसका नाम उन्होंने रखा परमाणु। उन्होंने उस चीज़ के लिए एक वर्ड सजेस्ट किया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, परमाणु। परमाणु को ही हम क्या समझते हैं, एटम। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर एक चीज़ एटम से बनी है, दुनिया की हर एक चीज़ एटम से बनी है और ये अनडिविजिबल है। मतलब डिवाइड करना मतलब बांटना, तो ये डिवाइड ही नहीं हो सकता, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ये महर्षि कनाद ने 2500 साल पहले ही बोल दिया था। लेकिन बाद में क्योंकि हमारी एजुकेशन थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, गड़बड़ाई हमारी एजुकेशन नहीं थी, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था और उन्होंने मेरी एजुकेशन को ख़त्म कर दिया था। हमारे पास अच्छे से डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं थे। हमारी की गई एजुकेशन को लेके उन्होंने ही कहा, हमें ही फिर बाद में सिखाने लगे कि देखो तुम ये सीखो। हमारी एजुकेशन को हमें ही सिखा दिया और कह दिया कि ये तो हमारी एजुकेशन है। अब ये जो एटम है ना, ये एटम ही हर एक चीज़, हर एक पदार्थ के बनने, मतलब मैटर के बनने के लिए जिम्मेवार है। सॉरी। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाहर चारों ओर उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। एक एटम पे सेम पॉजिटिव चार्ज होता है और सेम नेगेटिव चार्ज होता है। इसी वजह से जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली मतलब अगर हम उसके ऊपर चार्ज देखें, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब उसका चार्ज कितना होता है, 0। अब ये चार्ज तो 0 हो गया, ये मान के चल लिया हमने। अब जब हम एटम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, जो नील बोर ने बताया, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे कि एक एटम के अंदर जो बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे उनके रखने के जो स्टाइल है ना, कि पहले सेल में 2, फिर हर एक सेल में कितने होंगे, 8। और सभी इस नेचर को 4 और 4 8 हो गए। सभी इस तरीके के नेचर को एक्वायर करना चाहेंगे, मतलब प्राप्त करना चाहेंगे। इसको प्राप्त करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन को इसको लूज करना पसंद करेंगे, या फिर गेन करना पसंद करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस चक्कर को ही एटम के इलेक्ट्रॉन लूज करने और गेन करने के चक्कर की वजह से ही सारी चीज़ें क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। जैसे यहाँ इन्होंने देखो लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर आया और उसने सल्फेट के साथ रिएक्शन कर ली। क्यों कर ली, सोडियम ने भी कर ली, सोडियम ने भी सल्फेट के साथ रिएक्शन। ये फॉर्मूला नहीं है सोडियम सल्फेट का, नहीं कॉपर सल्फेट का। बैरियम ने क्लोराइड से कर ली। क्यों कर ली, क्योंकि बैरियम तो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन के ही लेने देने की वजह से इनको क्या करना पड़ रहा है, एक दूसरे के साथ रहना पड़ रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन का जो बेसिक रूल है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जब कोई हम रिएक्शन करवाते हैं, मान के चलो हमने 1 किलो आटा ले लिया और उसमें 1 kg क्या मिला दिया, हमने पानी मिला दिया, वाटर मिला दिया। अब जब हम वाटर मिलाएंगे, जो हमारे पास मटेरियल तैयार होगा वो कितने kg का होगा,
2 kg का। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ, या वन फॉर्म भी नहीं, ये तो एनर्जी होती है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसको क्या कहेंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरी बात क्या कहेंगे कि मान के चलो कि हम रिएक्टेंट में कुछ मास लिया हमने, उतना ही मास किस में मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा। प्रोडक्ट का मतलब है जो हमारा आउटपुट है, रिएक्टेंट मतलब जो हम लेके चल रहे हैं। तो जितना सामान हमने लिया, जितना हमने बनाया, दोनों का मास क्या होगा, मास को थोड़ा वेट से रिलेट करके समझो, जितना मास हमने लिया था उतना ही प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इसको ही क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा इसने क्या कहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि मेरे पास है वाटर का एक मॉलिक्यूल, वाटर सुना होगा सबने, H2O। अब जब हमारे पास H2O है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, अब इसमें ना, इसमें मान के चलो कि आपने 9 kg पानी ले लिया, उसका 9 kg मास 1 kg तो होगा हाइड्रोजन की वजह से और 8 kg होगा ऑक्सीजन की वजह से। इस पानी का 9 kg अगर तुमने लिया है तो उस 9 kg में 1 kg तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और 8 kg क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो कितना होगा, 1:8। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से उल्टा हो जाएगा इसका, 8:1। ऐसे ही इन्होंने किस में बताया है, मान के चलो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का ले लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 12:32, 4 3 जा 4 8 जा, ऐसे भी होता है। मतलब कि एक फिक्स रेशो में चीजें प्रेजेंट होंगी। यहां ध्यान दो कि लिखा है कि इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब उनके मास का रेशो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। और इसको क्या कहेंगे हमें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ क्या लिखा है, एक केमिकल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले लो, ये ले लिया हमने NH3, और भी ले सकते हैं हमें बेरियम क्लोराइड, अभी हमने पढ़ा था BaCl2। ये सभी क्या होंगे हमारे, अगर हम ऐसे लेंगे तो जो उनका मास का रेशो होगा ना वो क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब वो हमेशा सेम रहेगा। उसको ही क्या कहेंगे हम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट ये छोटी छोटी बातें हैं जो उन्होंने एटम के बारे में कही हैं, कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, जिनको हम क्या कहेंगे, एटम। सारे जो मैटर हैं वो बहुत टाइनी, मतलब छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। एंड विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो किस में पार्टिसिपेट करेंगे, केमिकल रिएक्शन में। एटम्स आर इंडिविजुअल, मतलब डिविजुअल होता है बांटना, इंडिविजुअल जिसको हम बांट नहीं सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। विच कांट बी क्रिएटेड, जो ना तो बनाया जा सके, और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि तुमने कुछ लिया था, गोल्ड लिया था, और तुमने उसमें कुछ और मिक्स कर दिया, मान लो सिल्वर मिक्स कर दिया, और नया ही एटम निकल के आया, नहीं। अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो हमारा बनता है एलोए, ना कि कोई नया एटम। मतलब जनरली तुम जो केमिकल रिएक्शन करते हो उसमें कभी भी क्या नहीं बनेगा, एटम नहीं बनेगा, उसमें क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। लिखा हुआ है एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। मान के चलो किसी एक एलिमेंट, गोल्ड ले लिया, अब मान के चलो कि एक तो तुम्हारी दादी के पास गोल्ड है और एक तुम्हारी मम्मी के पास गोल्ड है। दोनों के पास है तो गोल्ड अलग अलग है, लेकिन उनके जो एटम होंगे ना वो क्या होंगे, सेम होंगे। इस धरती पे जहाँ भी गोल्ड होगा उसका जो एटम होगा वो क्या होगा, हमेशा एक जैसा ही होगा। लिखा हुआ है कि एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के एटम क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। और अलग अलग एलिमेंट, जैसे अब ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारी दादी के पास गोल्ड था और वो गोल्ड किसके जैसा था, सिल्वर जैसा। गोल्ड की खास बातें अलग होंगी, सिल्वर की खास बातें अलग होंगी। इसको ही क्या कहा इन्होंने कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे उनके डिफरेंट तो मास होंगे और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अगला, एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ द स्मॉल
क्या लिखा है, एटम कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब कि जब भी एटम कंबाइन होंगे, जैसे मान लो H2O, इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। ये क्या है, ये हमारे होल नंबर है। क्या है, ये हमारे होल नंबर है। मतलब जो भी इनका रेशो होगा नंबर्स का, वो क्या होगा, हमेशा होल नंबर में प्रेजेंट होगा। किस में प्रेजेंट होगा, होल नंबर में। तो लिखा हुआ है कि जब भी एटम कंबाइन होंगे तो जो उनका रेशो होगा वो हमेशा होल नंबर में प्रेजेंट होगा। अगला, द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ द एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर, कंपाउंड होता क्या है, देखो जब दो सेम डिफरेंट, जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं तब कंपाउंड बनता है। जैसे CO2 भी एक कंपाउंड है, वाटर भी एक कंपाउंड है H2O जिसको हम बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कॉमन साल्ट बोलते हैं ये भी एक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी क्या है, कि कंपाउंड है। इनमें देखो कैल्शियम कितनी है, 1, कार्बन कितना है, वो भी 1, और ऑक्सीजन कितनी है, 3। तब जाके बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोलिक्यूल। और ये क्या बनता है, इनको क्या कहते हैं, हमें कंपाउंड कहते हैं। आगे देखो, अब यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि एटम एक ऐसी चीज है जो इंडिविजुअल है। क्या है, इंडिविजुअल का मतलब जो टूटेगी ही नहीं, टूटेगी नहीं, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट भी है। क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब सबसे छोटी यूनिट, मतलब एटम से छोटा है। एटम के अंदर मैंने बताया तो था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही एटम के अंदर है, बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे आसपास धरती पे जो भी कुछ है, इन द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इन एयर, एवरीथिंग्स आर द मेड ऑफ द एटम्स। किससे बनी होगी, वो सारी की सारी एटम से बनी होगी। और एटम बनता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। लेकिन कोई भी चीज़ अकेली न्यूट्रॉन नहीं हो सकती, ये नहीं मिलेगा हमें कभी भी। ये तीनों मिलके कंबाइन करके जो एटम बनाएंगे तब वो एटम किसी एलिमेंट को बनाएगा। और यहाँ से हम और भी चीज़ें समझ सकते हैं। वो क्या है हमारा, वो है सेल। जैसे हमने लिखा है, सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। स्मॉलेस्ट नहीं मतलब ये नहीं है कि इससे छोटा कुछ नहीं है, लेकिन फंक्शनल मतलब काम करने वाली यूनिट बॉडी के अंदर, वो कौन होगी, सेल होगी। अब यहाँ पे हम सेल का साइज कंपेयर करते हैं कि एटम का साइज कितना होता है। अगर मैं 1 मीटर का 1000वां हिस्सा कर दूं तो वो कितना होगा, 1 मिलीमीटर। उस 1000वें का भी 1000वां हिस्सा कर दूं तो वो कितना होगा, माइक्रोमीटर। और इस माइक्रोमीटर का भी 1000वां हिस्सा कर दूं तो वो कितना होगा, नैनोमीटर। मतलब पहले 1 मीटर लिया, उसका 1000वां टुकड़ा किया, उस 1000वें का भी 1000वां टुकड़ा किया, और उसका भी 1000वां टुकड़ा किया, तब जाके हमें क्या मिलता है, एटम का साइज मिलता है, जिसको हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर। क्या बोलते हैं, 1 नैनोमीटर। क्या यहाँ आप समझ गए। और समझ सकते हैं कि एंड चीटी जो होती है वो मिलीमीटर में होती है, मतलब मीटर का 1000वां हिस्सा। मतलब चीटी के भी कितने हिस्से कर दो, 10 लाख हिस्से कर दो, और उस 1 लाख में जो एक हिस्सा होगा वो किसका साइज होगा, एटम का साइज होगा। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक स्टार्ट है वो क्या है कि व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब हम नए ज़माने में आ गए, नई बातें आ गई हैं, तो यहाँ पे हमें जो नई नई सिंबल्स यूज़ करेंगे, जैसे ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, हाइड्रोजन फॉस्फोरस को इससे दिखाने लग गए थे, कार्बन को इससे दिखाने लगे थे, गोल्ड को ऐसे दिखाने लग गए थे, प्लेनेडिया, लेड, सल्फर, कार्बन। लेकिन ये चले नहीं। अभी हम जो यूज़ करते हैं वो हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन को हम किससे दिखाते हैं, H से। एल्यूमिनियम को किससे दिखाते हैं, Al से। Al इन्होंने लिखा है कि ये वाला Al नहीं है, ये वाला Al है, मतलब सीधे वाला Al है। क्लोरीन को किससे दिखा रहे हैं, ये Cl से। जिंक को किससे दिखा रहे हैं, Zn से। ये हमारे सारे। पोटासियम को किससे दिखा रहे हैं, K से, क्योंकि कैल्शियम ये इनका उसमें ग्रीक भाषा में, उसमें लैटिन भाषा में इसका जो नाम है पोटासियम का वो है कैलियम, जिसकी वजह से पोटासियम को किससे दिखाते हैं, K से। सोडियम का भी क्या नाम है, देखो सोडियम का इन्होंने लिखा है
नेट्रियम कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा से। मतलब कुछ चीज़ों के नाम लैटिन भाषा से आते हैं। जैसे आयरन को हम किससे दिखाते हैं? Fe से, क्योंकि लैटिन नाम क्या है इसका? फेरम है। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम है। पोटासियम का लैटिन नाम क्या है? कैलियम। तो इनके सिंबल हैं वो यहाँ से आए हैं। अब ये बात आपके लिए क्लियर होगी। अब यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि जी एटॉमिक मास भी एक चीज़ होती है। मैंने आपको क्या बताया था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में दो चीज़ होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब इसके चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जब 2000 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना, तब एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन होगा। अब आप कंपेयर करो, मैंने हीलियम का एटम ले लिया जिसमें दो तो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। बाहर कितने घूम रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अगर हम इसके मास, इसके अंदर के मास की, मास मतलब वेट ही समझो, इसके अंदर वाली चीज़ों का हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में एक प्रोटॉन 2000 गुना है। तो कितने हैं अभी? 4, मतलब 4 दूनी 8000 वैल्यू तो है अंदर वालों की, और कितनी वैल्यू है केवल बाहर वालों की? 2। तो 8000 के कंपैरेटिवली 2 की वैल्यू कितनी है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? उसका एटॉमिक मास कहा जाता है। मतलब इससे क्या समझोगे? जैसे यहाँ देखो, यहाँ तो इन्होंने नाम लिख रखे कि एल्यूमिनियम को किससे दिखाएंगे? Al से। आर्गन को किससे दिखाएंगे? Ar से। बैरियम को किससे दिखाएंगे? Ba से। बोरोन को किससे दिखाएंगे? B से। ब्रोमाइन को किससे दिखाएंगे? Br से। कैल्शियम को किससे दिखाएंगे? Ca से। कार्बन को C से। क्लोरीन को Cl से। कोबाल्ट को CO से। कॉपर को किससे दिखाते हैं? Cu से। फ्लोरीन को किससे दिखाएंगे? F से। गोल्ड को किससे दिखाएंगे? Au से। हाइड्रोजन को किससे दिखाएंगे? H से। आयोडीन को किससे दिखाएंगे? I से। आयरन को किससे दिखाएंगे? Fe से, अब बताया था, फेरस नाम है इसका। लेड को किससे दिखाएंगे? Pb से। मैग्नीशियम को किससे दिखाएंगे? Mg से। नियोन को किससे दिखाएंगे? Ne से। नाइट्रोजन को किससे दिखाएंगे? N से। ऑक्सीजन को किससे दिखाएंगे? O से। पोटासियम को किससे दिखाएंगे? K से। सिलिकॉन को किससे दिखाएंगे? Si से। सिल्वर को किससे दिखाएंगे? Ag से। सोडियम को किससे दिखाएंगे? Na से। सल्फर को S से। यूरेनियम को U से और जिंक को Zn से। अब ये तो बात ठीक थी। इन्होंने अब यहाँ पे कहा, देखो अब ये छोटी सी बात और यहाँ पे भी आ गई है कि अगर हम किसी एटम का क्या मेजर करने लगे? एटॉमिक मास मेजर करने लगे। मेजर मतलब मापने लगे। तो मापने के लिए क्या चाहिए होगी? हमें यूनिट चाहिए होगी। अब मैंने क्या कहा है? एटम का मास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। एटम का मास क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उनको जोड़ दो कितने न्यूट्रॉन है। यहाँ से एक गड़बड़ होगी पर, कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास ना लगभग क्या होता है? सेम। और अगर मैं प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन में से किसी एक के मास से ही इसको मापने लग जाता हूँ, जैसे मेरे पास कार्बन है, कार्बन में 6 तो प्रोटॉन है और 6 ही क्या है? न्यूट्रॉन। कार्बन में क्या है? 6 तो प्रोटॉन है, 6 ही क्या है? न्यूट्रॉन। मतलब कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? 6 और 6 12। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है ऑक्सीजन में, तो कितना हो गया? 16। लेकिन सोडियम में कितने हो गए यहाँ पे? 23। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन किसके बराबर होंगे? सेम नहीं होंगे, ऑलवेज सेम नहीं होंगे न्यूट्रॉन के। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या ना हो? हमारे सेम ना हो। तो इसको क्या बोलते हैं? हमें एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास के लिए ना एक यूनिट ली जाएगी, वो क्या होगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। क्या होगा? मास ऑफ कार्बन 12।
कार्बन 12 का मतलब कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, उसको किससे डिवाइड करो 12 से। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि वो किसके बराबर आएगा, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्या आएगा, एवरेज के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एवरेज। और मैंने कहा था अभी कि लगभग लगभग प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो लगभग लगभग क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। तो इसलिए यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमें सेम मास मिलेगा, तो उनका एवरेज ही क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास मेजर करने के लिए ना एक यूनिट है जिसको हम डिनोट करते हैं AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। और ये कितनी है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। अभी अभी मैंने बताया था 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 के मास का कितना निकाल लेंगे हमें, 1/12 निकाल लेंगे, उसको क्या कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। और ये जो लिखे हुए हैं ना कि एक यूनिट, इसको यू से भी दिखाने लगे फिर हम बाद में। फिर पहले तो हम इसको किससे दिखाते थे, AMU से, लेकिन अब किससे दिखाने लगे, U से। तो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन का 12 एटॉमिक मास यूनिट, नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास यूनिट, ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास यूनिट, सोडियम का 23। ये आपको याद ही करने होंगे। क्लोरीन का इनमें बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आप सोचोगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में आधे हों, नहीं, इसका पता है एक रीज़न था कि क्लोरीन है ना, क्लोरीन 2-3 तरीके से प्रेजेंट था। कई बार क्लोरीन का एटॉमिक मास 36 आ जाता था, कई बार 35 आ जाता था, इसलिए हमने उसका क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। आगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक एटम होगा कैसे। एटम देखो लिखा हुआ, एटम ऑफ द मोस्ट एलिमेंट आर नॉट स्टेबल, वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। तो एटम्स फॉर्म्स मोलिक्यूल एंड आयन, या तो वो मोलिक्यूल होंगे जैसे H2O2, या फिर वो आयन होंगे H पॉजिटिव O2 नेगेटिव क्लोरीन नेगेटिव। इनको जब एटम इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले तब वो कौन सी फॉर्म बनाएगा, आयन फॉर्म बनाएगा। तो एक एटम या तो वो मोलिक्यूल की फॉर्म में होगा ऐसे H2O2 N2 CO2, ठीक है, H2O ऐसे होगा, या फिर वो किसकी फॉर्म में होगा, आयन्स की फॉर्म में, तभी वो सर्वाइव कर सकता है, इसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अब इसने लिखा था कि एक एटम क्या बना लेगा, मोलिक्यूल। मोलिक्यूल होता क्या है, व्हेन 2 और मोर, कितने, 2 और मोर एलिमेंट, 2 और मोर एटम्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तब क्या होगा, मोलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा, मोलिक्यूल। और मोलिक्यूल की खास बात है, मोलिक्यूल बनेगा ही क्यों, मैंने तुम्हें ये बताया था, एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी मैंने आपको, वो क्या थी, एक सेकंड रुको, यहाँ लेके आता हूँ मैं आपको ये वाली बात में। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि एटम्स है ना, एटम्स ऐसी स्टेट में जाना चाहते हैं जब या तो उनके बाहर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन, या फिर 18 इलेक्ट्रॉन, या फिर 26 इलेक्ट्रॉन ऐसे हों, तभी वो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। क्या रहेंगे वो, स्टेबल। जो स्टेबल होते हैं उनको हम बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। जो भी एटम क्या होंगे, स्टेबल होंगे, उनको क्या कहेंगे, नोबल गैस। मतलब सब नोबल गैस जैसा होना चाहते हैं। इसके लिए या तो वो गेन कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, या लूज कर देंगे। खोना भी, इलेक्ट्रॉन को खोना चाहते हैं, वो होते हैं हमारे मेटल्स। तो मेटल्स की डेफिनेशन भी है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या करना चाहते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। इसी वजह से वो क्या बना लेते हैं, आयन। तो जैसे देखो ये मेटल है सोडियम, एक पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब, अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, एक। अब इसकी ये ही इच्छा इसको दूसरी चीज़ों से क्या करवाएगी, कंबाइन, और इसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंसी, मतलब कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम किसी दूसरे एटम से अगर वो कंबाइन करना चाहता है तो उस टाइम पे उसकी उस कंबाइन कितनों से कंबाइन कर सकता है, उसी चीज़ को क्या कहते हैं हम, वैलेंसी कहते हैं। और जितना जिसके ऊपर अगर एक पॉजिटिव लिखा हुआ तो वो एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो 2 बॉन्ड बनाएगा, और 3 है तो
3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जो ये सोडियम पोटासियम सिल्वर और कॉपर है, ये सिल्वर तक तो कितने हैं, 1, सोडियम और पोटासियम में कितने बनाएगा, 1। कॉपर क्या बना लेता है, 1 भी बनाता है, और कॉपर 2 भी बनाता है यहाँ पे। ऐसे ही मैग्नीशियम कितने बॉन्ड बनाता है, 2। कैल्शियम कितने बनाता है, ये भी 2। जिंक भी कितने बनाता है, ये भी 2। एल्यूमिनियम कितने बनाता है, 3 बनाता है भाई एल्यूमिनियम। आयरन 2 और 3 दोनों बनाता है। ये सारे जो है ना, देखो यहाँ पे हम समझ रहे, ये लिखा भी हुआ है वैलेंसी, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैलेंसी। इन सब की वैलेंसी है 1, इन सब की है 2 और इन सब की है 3। ये तो सारे क्या हैं, ये तो सारे हैं जो मेटल्स, ठीक है। और ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल। देखो अब जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करेगा तो जब मेटल होगा तो उसका नाम कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखो सोडियम को हमने सोडियम कहा, पोटासियम को पोटासियम कहा, सिल्वर को सिल्वर कहा। लेकिन जैसे ही हम नॉन मेटल की तरफ आते हैं और जब वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसको हाइड्राइड कहेंगे। क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसको क्लोराइड कहेंगे। ब्रोमीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ब्रोमाइड कहेंगे। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्साइड कहेंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन, देखो मैंने कहा कॉपर ऑक्साइड, समझो अभी अभी आपके सामने लिखा है कि कॉपर कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 2। कॉपर बोल रहा है कि जी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं किसी को, ऑक्सीजन बोल रहा है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और इन्होंने दोनों ने क्या बना लिया, एक दूसरे के साथ है। अब देखो ये कह तो रहा है कि मैं ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, और ये कह रहा है कि जी मैं आपसे इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। इस वजह से दोनों इकट्ठा रहना स्टार्ट कर देते हैं और एक क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और किसका, कंपाउंड का। और इसका नाम देखो, मेटल का नाम तो एज इट इज रहेगा हमेशा, कॉपर का कॉपर, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये क्या लिखा था, ऑक्साइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से लिखूं सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम कितने बॉन्ड बनाएगा, 1। सल्फाइड कितने बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, 2। तो ये सल्फाइड कहेगा कि जी कितने सोडियम चाहिए, मुझे तो 2 चाहिए, जब मेरा काम चलेगा तब इसका नाम क्या होगा, Na2S, मतलब सोडियम सल्फाइड। ऐसे ही देखो ये तो हो गए हमारे सिंगल एटम सारे, यहाँ भी सिंगल एटम थे, यहाँ भी सिंगल एटम थे, लेकिन यहाँ पे हैं पॉली एटॉमिक। पॉली का मतलब ज़्यादा, एटम मतलब उसमें एटम ज़्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले इसने लिखा अमोनियम, NH4 के ऊपर एक पॉजिटिव। अब मैं कहूँ सोडियम या पोटासियम अमोनियम कह दूँ, या कॉपर अमोनियम कह दूँ, कैल्शियम अमोनियम कह दूँ, या फिर दूसरा सेकंड देखो हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का क्या नाम है, OH। अब कैल्शियम आया, कैल्शियम बोला हाइड्रोक्साइड से कि आजा मेरे बॉन्ड पूरे कर दे, तो कैल्शियम बनाएगा 2, OH बनाएगा 1। तो कितने OH चाहिए होंगे, CaOH का ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्लेक्ड लाइम। इसी चीज को ही तो क्या कहते हैं, ये ही है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने कहा था ना शुरू में ही कि जी केमिस्ट्री के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो यही है। अगर यहाँ पे नाइट्राइट बनाना है तो नाइट्रेट, देखो एक तो नाइट्रेट है और यहाँ पे कि नाइट्राइड है, ठीक है। तो पोटासियम नाइट्रेट, अगर मैं कहूँ पोटासियम 1 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रेट भी कितने बनाता है, 1 बॉन्ड, तो KNO3। पोटासियम के लिए क्या सिंबल है, K, वो भी 1 बॉन्ड बना रहा है, और नाइट्रेट भी कितने बना रहा है, 1 बॉन्ड। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम बनाएगा 2, और नाइट्रेट की वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने चाहिए होंगे, 2। तो क्या बन गया, कैल्शियम नाइट्रेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत फेमस है, HCO3 कितने बॉन्ड बना रहा है, केवल 1। कार्बोनेट बहुत ज़्यादा फेमस है, वो कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 2। अब इनकी बॉन्डिंग के लिए ना थोड़ा सा इनको देखो, इन्होंने कहा है कि कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। आपको लिखना कैल्शियम न कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा तो मतलब 4 के लिए यूज होता है, लेकिन कार्बन का और क्लोरीन का हमें रिएक्शन करवाना है। तो देखो ये है कार्बन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। ये है क्लोरीन, क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। तो इसके लिए तो क्लोरीन कार्बन तो 1 ही चाहिए, लेकिन क्लोरीन कितने चाहिए होंगे, 4। तो नाम हो जाता है CCl4, मतलब 1 कार्बन है, क्लोरीन कितने हैं, 4, और इसको क्या बोला जाएगा, कार्बन। टेट्रा का मतलब 4, क्लोराइड। मैंने कहा था कि नॉन मेटल अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होंगे, ऑक्साइड होंगे, क्लोराइड होंगे, ब्रोमाइड होंगे, इस तरीके से। यहाँ देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, अब मैग्नीशियम बॉन्ड बनाता है जी 2, क्लोरीन बॉन्ड बनाता है 1,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया MgCl2। क्या बन गया बच्चों MgCl2। और देख लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है एक, क्लोरीन भी बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी है एक, दोनों के आसपास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, एक बहुत फेमस एसिड है हमारा। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है एक, सल्फाइड की कितनी है दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ देख लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है तीन, ऑक्सीजन की कितनी है दो, तो क्या बन गया फॉर्मूला Al2O3। यहाँ देखो कैल्शियम की कितनी है दो, ऑक्सीजन की भी कितनी है दो, तो रेशो निकल कितना आएगा 1:1, तो इसको क्या लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या आपको समझ में आया कि हम किसी का भी स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं हम, छोटी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमने थोड़ी देर पहले एक चीज समझ ली थी कि एटॉमिक मास नाम की कोई चीज होती है। एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या कहेंगे एटॉमिक मास कहेंगे। अब मॉलिक्यूल क्या होता है व्हेन 2 एंड मोर देन 2 एटम्स कंबाइन। ये देखो यहाँ ध्यान देते हैं हम, ये लिखा हुआ है सोडियम के साथ कार्बोनेट आ गया Na2CO3। अब इसमें ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो तो क्या है हमारे पास सोडियम, एक क्या है कार्बन और तीन क्या है ऑक्सीजन। क्या सोडियम का कोई एटॉमिक मास होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कार्बन का एटॉमिक मास होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इन सब का जब हम एटॉमिक मास जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो मॉलिक्यूल के मास के बराबर हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे मोलिकुलर मास। क्या कहेंगे बच्चों उसको मोलिकुलर मास। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया, क्या पूछा है कि H2O का मोलिकुलर मास और HNO3 का भी मोलिकुलर मास कैलकुलेट करो। अब आपसे पूछा है H2O का, हमने शुरू में ही पढ़ा था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो एक है और कितने हाइड्रोजन है दो प्लस में, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। अब एक बात बताओ, दो फिर कितना आ गया 16, कितना आ गया 18। और हमने एटॉमिक मास यूनिट मापने के लिए क्या यूनिट यूज की थी U, जिसको हम क्या कहते थे एटॉमिक मास यूनिट। किस क्या कहा है उसको U, और वो किसके बराबर है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 का जो मास है उसका 12वां हिस्सा किसके बराबर होता है एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। ऐसा ही क्वेश्चन देखो, इन्होंने कहा है कि NHNO3 का भी निकाल लो। तो हाइड्रोजन का कितना एक, नाइट्रोजन कितनी है एक, तो उसका कितना 14, ऑक्सीजन का होता है 16 और कितनी ऑक्सीजन है 3, तो 16 3 जा 48, टोटल जोड़ा तो कितना आया 63U। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितनी यूनिट हो गया हमारा HNO3 का 63U। अब यहाँ से बस यही हमारा लास्ट टॉपिक था। फॉर्मूला यूनिट मास और फॉर्मूला यूनिट मास कुछ भी नहीं है, दोनों के दोनों सेम ही है। बस यहाँ देखो क्या डिफरेंस लिखा हुआ है कि फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द ऑल एटम इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेटेड द मोलिकुलर मास। मतलब जैसे मोलिकुलर मास निकालोगे ऐसे ही क्या निकालोगे फॉर्मूला यूनिट मास। द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आयंस, जिसके पार्टिकल्स क्या हो आयंस में। जैसे इसने लिखा है सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम है ना ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव। अब ये दोनों आयन एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों आयन एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों अट्रैक्ट करेंगे, और इनके अट्रैक्शन से ही एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और ऐसी चीज़ों का जब हम मोलिकुलर मास निकालते हैं उसको क्या कहेंगे फॉर्मूला यूनिट मास या फॉर्मूला मास। क्या यहाँ तक आप समझ गए हैं। ये हमारा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ देखो ये जो तुम्हारे नाम लिखे भी हैं ना इन्होंने यहाँ पे देखो कि मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट और क्विक लाइम,
हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, क्विकलाइम जिसको मैंने अभी लिखवाया भी था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। भाई ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये 10th के एग्जाम में भी आते हैं, और CBSE, HBSE, रेलवे, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, सब के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ना बच्चों। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी।